Hello viewers, welcome to Uron, Urologists on Air. So today we are having two of the very prominent urologists across from India. So before starting anything, I would like sir, to please introduce yourself to the people. I am Dr. Rajiv Kumar, consultant urologist, Ruban Memorial Hospital, Patna. Sir, myself Dr. Neeraj Kumar Sharma, consultant urologist, Ruban Memorial Hospital, Patna. Okay sir, so today we are going to throw some insight on different topics related to urology. So the first question will be related to benign prostate hyperplasia. So sir, my first question to you is, why according to you the cases of BPH are on rise? Actually, first of all, I have to address the whole people of the Patna, especially in the Bihar region. So Yeah. I would like to speak in Hindi, Yes sir, so sure. that they can understand better. Yes, I sir. want my voice to reach each and every person of the state, so I have to speak in Hindi. Yes sir, definitely. तो BPH बेसिकली हमें कहेंगे तो एक बेनाइन इलाजमेंट है प्रोस्टेट की, जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये हर आदमी में जो कि 50 साल से ऊपर की एज के होते हैं उनके अंदर इनकी इलाजमेंट होती है, और ये नेचुरल प्रोसेस है, ये हर किसी के अंदर होता है। इसलिए स्केयर्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोस्टेट की साइज बढ़ रही है तो कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है या कोई ऐसी बीमारी हो गई इसका इलाज नहीं है। प्रोस्टेट की इलाजमेंट हर किसी में होता है और इसका इलाज बहुत आसानी से पॉसिबल है। शुरुआती फेज में जब ये स्टार्ट होता है तो इसको हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या कुछ मेडिसिन से इसको ट्रीट कर सकते हैं, और जब इससे अगर बीमारी नहीं ठीक हो रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, देन हम लोग उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट पे स्विच करके उसको ठीक कर सकते हैं। Okay sir. Sir, my next question is for you. My next question is, what does surgical intervention become necessarily? When does surgical intervention become necessary? And the next thing, can it be avoided? मतलब कब सर्जरीज करना इम्पोर्टेंट है और कब इसको रोका जा सकता है किस केस में? आम लोगों में यह मतलब गलत धारणा है कि अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है तो उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन के द्वारा ही हो सकता है। प्रोस्टेट के साइज का बढ़ना सर्जरी कराने का कोई कारण नहीं है। अगर हमारे लिए प्रोस्टेट साइज बढ़ने पे पेशेंट को जो दिक्कतें आती हैं पेशाब करने में, उसके लिए हमारे पास कई इलाज उपलब्ध हैं। पहला कि जैसे राजू सर ने बताया कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इससे बहुत सारे पेशेंट्स को सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से ही काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास दवाइयाँ हैं जो कि काफ़ी कारगर होती हैं, और बहुत सारे लोगों में सिर्फ दवाइयाँ देके भी हम ऑपरेशन को 5 से 10 साल तक आसानी से टाला जा सकता है। ऑपरेशन करना कभी कभी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब दवाइयों का असर ना हो और प्रोस्टेट इतना बड़ा हो गया है कि अब पेशेंट यूरिन पेशाब नहीं कर पा रहा है, या प्रोस्टेट बढ़ने से पेशाब की थैली में रुक जा रहा है, या किडनी में डैमेज होने की स्थिति आ गई है, तब हमारे लिए प्रोस्टेट की ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। Sir, one more question. Lifestyle modifications that are a must for people between the age of 40 to 50 to avoid BPH. So मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएं जिसके थ्रू वो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सके, स्पेशली टारगेटिंग द पेशेंट्स ऑफ 40 to 50 years. हाँ, इनिशियली जैसे ही हमें पता चलता है कि यूरिन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है एंड आप 40 से 50 के बीच में हैं, तो एक इंडिकेशन है कि प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट हो सकती है। तो पहले आप किसी अपने यूरोलॉजिस्ट, नियर बाई यूरोलॉजिस्ट है, उनसे कंसल्ट करना है। अगर वो बताते हैं कि हाँ प्रोस्टेट की वजह से ही ऐसा है, देन प्रोस्टेट में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन उस स्टेज पे किया जा सकता है। अब क्या करना है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी तरह से आप फ्लूइड इंटेक एक्सेस रखते हैं, ये जो आम धारणा है कि खूब पानी पिएंगे तो यूरिन का प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट्स टोटली रॉन्ग। आपको वाटर इंटेक को रेस्ट्रिक्ट करना है इस केसेज में। ऐसा नहीं है कि खूब पानी पीना है, यू हैव टू मिनिमाइज योर वाटर इंटेक। कम से कम पानी लें, जितना पॉसिबल हो, जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट हो, जितना प्यास हो, थर्स्ट हो, उतनी पानी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। स्पेशली वाटर को चेक करना है नाइट में। आप शाम के बाद से वाटर इंटेक को कम करेंगे, उतना ही पानी पिएंगे जितनी आपको प्यास लगती है। एक्सेस पानी लेने का कोई रोल नहीं है, अदरवाइज आपको नाइट में बार बार फ्रीक्वेंसी होगी, आपकी नाइट स्लीप डिस्टर्ब होगी। नाइट स्लीप डिस्टर्ब होने से आपका डे वर्क डिस्टर्ब होगा, इसलिए एक फैक्टर यह है। सेकेंड थिंग, ओवर अगर आप यूज़ करते हैं, कोई भी एडिक्शन है आपको, जैसे स्मोक करते हैं, किसी फॉर्म में टोबैको लेते हैं, तो उसको कट करना है, बेटर हो कि न लें। सेकेंड थिंग, अल्कोहल, यू हैव टू कट द अल्कोहल बिकॉज अल्कोहल
के साथ अल्कोहल इटसेल्फ डायरेटिक है, यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ाएगी, उसके साथ वाटर कंज्यूम करते हैं, वो भी एक फैक्टर है जिससे कि आपको यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। आपको कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है तो कॉन्स्टिपेशन को चेक करना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने से ये सारी चीज़ें करेंगे, इतना करेंगे हम लोग मैक्सिमम रिलीफ मिल जाता है, मैक्सिमम रिलीफ मिल जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं चाहूँगी हमारे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और बात आती है हमारे सामने, दैट इज़ रिलेटेड टू ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैं इस पर भी कुछ डिस्कशंस करना चाहूँगी। नेक्स्ट थिंग विच वी वुड लाइक टू डिस्कस, can you please describe for the audience viewing this that what is an overactive bladder and how does it impact the quality of life of a patient? Sir, can you please answer? ओवर एक्टिव ब्लैडर एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारी पेशाब की थैली पेशाब को रोकने में ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाती है। उसके वजह से बार बार पेशाब का आना या पेशाब आने में जल्दी से पेशाब लग जाता है, जिसे यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, पेशाब होल्ड नहीं कर पाते हैं, और या कपड़े में कभी पेशाब हो जाता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जिससे पेशेंट या लोग काफ़ी तकलीफ़ में रहते हैं, क्योंकि वो कोई भी काम आसानी से अपना नहीं कर सकते, बार बार उनको बाथरूम जाना पड़ता है। तो इससे उनके काम काज में या रात की नींद खराब हो जाती है, बार बार उनको उठना पड़ता है। तो ये एक ओवर एक्टिव ब्लैडर की ये समस्या होती है जिससे आदमी का जो लाइफस्टाइल है या काफ़ी प्रभावित हो जाता है। ओके सर, मैं सेम टॉपिक पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। What are the cons of a delayed diagnosis? Can you please share us with an example where the patient with overactive bladder delayed their visit to the doctor? What was the impact on their health? Basically, overactive bladder is a manifestation. Yeah. There is something behind that overactive bladder. You have to rule out that problem. Okay. overactive bladder प्रोस्टेट के अंदर भी डेवलप कर सकता है। overactive bladder किसी इन्फेक्शन की वजह से भी, ब्लैडर इन्फेक्शन से भी, यूटीआई जिसको कहते हैं उसकी वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकती है, या एक इटसेल्फ प्रॉब्लम ओवर एक्टिविटी ही होती है ब्लैडर की, वो भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रूल आउट द रीजन। हमें यूटीआई देख लेना चाहिए नहीं है, हमें प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैडर में कोई कैलकुलस नहीं है, इन सब चीज़ों को रूल आउट करना है। अगर ये सब कुछ नहीं है देन हमें ये लगता है कि इटसेल्फ ब्लैडर मसल्स का ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओवर एक्टिविटी है। तो वी हैव टू चेक दैट प्रॉब्लम। यस सर। सो सर, एज यू हैव मेंशन्ड यूटीआई, सो मैं चाहूँगी कि यूटीआई के बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत बातें करें। तो आजकल सर यूटीआई काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है, स्पेशली फीमेल्स में, और यूटीआई इज समहाउ समवेयर रिलेटेड टू किडनी स्टोन्स एज वेल। तो सर मैं चाहूँगी कि यूटीआई और किडनी स्टोन्स में जो भी कनेक्शन है वो आप एक्सप्लेन करें, और किस तरीके से काफ़ी को रिलेटेड है ये दोनों चीज़ें, इसके बारे में बताएं। यूटीआई फुल फॉर्म यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसमें किडनी के इन्फेक्शन, पेशाब की थैली का इन्फेक्शन, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन शामिल है। इसके अलावा टेस्टिस, सेप्राडाइमेटिस भी यूटीआई का ही पार्ट होता है। तो स्टोन होना और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, स्टोन का बनने का सबसे प्रमुख कारण होता है सही समय पर पानी का ना लेना, काफ़ी देर तक प्यासे रहना या काफ़ी देर तक पेशाब को रोकना। तो ये जो वजह है, ये वजह, इन वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को किडनी का स्टोन है तो उसको यूरिन में इन्फेक्शन हो ही, पर अगर किडनी में या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं स्टोन है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों का मतलब कॉमन कॉज ही है, एक ही वजह से होता है। फीमेल में क्योंकि फीमेल का यूरिथ्रा काफ़ी छोटा होता है, इसलिए फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अगर हम मतलब सामान्य चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि ज़्यादा देर प्यासा ना रहें, समय समय पर पानी पीते रहें। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं पीना है हमें, और हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिर हमारे लिए एक अलग समस्या हो जाती है। इसलिए उचित मात्रा में और समय समय पर पानी का पीते रहना सही सलाह होगी। और पेशाब को रोक के ना रखें, नियमित समय पे हर 3 से 4 घंटे पे आदमी को पेशाब कर लेना चाहिए, और पेशाब को ज़्यादा रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके बीच रखना चाहूँगी। व्हाट आर योर गो टू किडनी स्टोन मैनेजमेंट सोल्यूशन टू द पेशेंट्स? सो किडनी स्टोन के मैनेजमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, मैं चाहूँगी वो आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं। बेसिकली किडनी स्टोन
कब ऑपरेट करना है, कब नहीं करना है, कब मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, कब सर्जिकल ट्रीटमेंट देना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो किडनी स्टोन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं। ये देखना ज़रूरी है कि स्टोन का लोकेशन क्या है और स्टोन का साइज़ क्या है। ये हमें इस पे डिपेंड करता है कि हमें ट्रीटमेंट क्या ऑप्ट करना है। अगर स्टोन ऐसे पोजीशन पे है जो यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन स्वेलिंग क्रिएट कर रहा है, यूरिन अंदर स्टोर्ड हो रहा है किडनी के अंदर और वो पस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपको इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। यू कांट वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ द स्टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर नहीं भी अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, स्वेलिंग नहीं भी क्रिएट कर रहा है किडनी के अंदर और साइज स्टोन का बड़ा है, आपको पेन उस साइड में होता है, समटाइम्स ब्लीडिंग भी हो सकती है यूरिन के अंदर, अगर ऐसा सिचुएशन है देन फिर भी ऑपरेट करना है। कब नहीं करना है ये है, तो जब बहुत ही स्मॉल साइज स्टोन हो, सब सेंटीमीटर के स्टोन है जो कि पेन नहीं क्रिएट कर रहा है, एक कॉर्नर में है और चांसेज है कि वो स्पॉन्टेनियसली पास कर सकता है यूरिन के अंदर, देन यू हैव टू वेट फॉर द मेडिकल एक्सपल्सन ऑफ द स्टोन इन द किडनी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। और आप दोनों ने मिलकर हमारे सभी दर्शकों को काफ़ी कुछ बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।